ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो कौन आया बाबू? अथ समासाः। अथ समासाः। अब समास प्रकरण का आरंभ करने जा रहे हैं। जो कारक प्रकरण हो गया, हाँ, मतलब विभक्ति अर्थ प्रकरण हो हो गया, गया। विभक्तियों के अर्थ जान लिए। अब उसके बाद है ना, अर्थ मतलब अनंतरम। तो किसके अनंतर? तो विभक्ति अर्थ प्रकरण के अनंतर अब समासाः निरूप्यन्ते। अब समास का निरूपण करने जा रहे हैं। समझ में आया ना? आया। तो चलो, अथ आरंभ में भी होता है, अनंतर अर्थ में भी होता है ना, हाँ। दोनों अर्थों में आता है हाँ, अथ, है ना। आरंभ करने हो तब तो कोई जरूरत नहीं है, हाँ, तब तो नई शुरुआत है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनंतर अर्थ में होगा तो प्रश्न होगा ना, किसके कि किसके अनंतर, है ना। तो विभक्ति अर्थ प्रकरण के अनंतर अब समास प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। चलिए, तो अथ समासाः बहुवचन कर दिया। समासः समासौ समासाः बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अभी जी। बताएंगे हाँ। समास कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, बताने वाले हैं। जी। बहुत सारे प्रकार के है ना, हाँ। इसलिए समासाः हाँ। ये एक ही नाम दे दिया इसको। हम्म। चलो, अब सबसे पहले प्रश्न क्या आएगा बाबू इस प्रकरण को पढ़ने से, कि भैया ये समास कहते किसको है? जिज्ञासा होगी कि नहीं होगी? हाँ, समास होगी। यानी क्या? क्या? समास किसको कहते कहते हैं? हैं। तो वही देखो, आगे एक पहले लिखने वाले हैं समसनम समासः। लिखे हैं कहीं? हाँ, समसनम। देखो ये पहली लाइन में लिख पहली दिया, लाइन में, हाँ। तत्र समसनम समासः, समासः। है ना। समास किसको कहते हैं? तो कहा समसनम समासः। क्या समसनम मतलब क्या? तो देखो बाबू, सम समास कैसे बना वो ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग पूर्वक कौन धातु है? असुक्षेपण है। कौन धातु? असुक्षेपण है। असुक्षेपण। क्षेपण मतलब तो फेंकना अर्थ फेंकना होता है, अर्थ। लेकिन सम उपसर्ग लगने हाँ। से थोड़ा अर्थ में अंतर आ अंतर आ जाएगा ना, जाएगा। तो ध्यान रखना। अर्थ क्या होगा देखते हैं, लेकिन पहले समास शब्द कैसे बना है उसको जान लो। जी। तो सम उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपण धातु से क्या प्रत्यय कर लिया जाए? घई प्रत्यय घई कर लिया जाए। भाव में ही करना है ना। हाँ, भाव में करना है। समसनम ऐसी व्युत्पत्ति लिख रहे हैं, तो समसनम समासः। समासः। तो सम पूर्वक असुक्षेपण का अस रहता है अस ना, रहता अस है, हाँ। आगे घई रहेगा, घई में घया घया भी में तो तो और रहेगा। रहेगा। तो और ईथ है ना, हाँ, ईथ तो है। अस में क्या हो जाएगी? अस में उपधा वृद्धि हो जाएगी, तो बताया तो आस बन जाएगा, सम उपसर्ग है ही समास बन जाएगा। बना। बना। तो वही ले ध्यान रखना, सम उपसर्ग पूर्वक असुक्षेपण धातु से वही प्रत्यय नहीं प्रत्यय भाव में कर लेंगे, हाँ। तो हो जाएगा समासः। समासः। यही बन जाएगा। जी। तो वही लिख दिए समसनम समासः, है ना। समसनम, समसनम में क्या किए हैं? सम उपसर्ग पूर्वक वही असु धातु में रहेगा, लेकिन कौन प्रत्यय कर लिए? अन है, ल्युट कर लिए है। हाँ, ल्युट भाव में होता है ना, हाँ, कौन भाव सूत्र में से हो ल्युट जाता च। है? ल्युट च। ल्युट च से हो जाएगा। तो वही भाव में ल्युट प्रत्यय करके समसनम समसनम समासः व्युत्पत्ति दिखा दिए हम्म। कि समसनम समासः क्या मतलब? अर्थ क्या हो जाएगा? अस धातु तो क्षेपण अर्थ लेता है, तो फेंकना ऐसा कुछ अर्थ करना, अच्छे से फेंकना ऐसा कुछ नहीं बाबू, ध्यान रखना। सम उपसर्ग लगने से, उपसर्ग लगने से धातु अर्थांतर को, अन्य अर्थ को बता देता है ना। हाँ। तो चलिए, समसनम समासः मतलब क्या बाबू? संक्षिप्त होना। क्या? संक्षिप्त होना। संक्षिप्त होना आया ना, हाँ। यही अर्थ हो जाएगा। समासः मतलब क्या? संक्षिप्त होना।
ये संक्षिप्त होना इसी को क्या कहेंगे? समास। कहेंगे। आया कि नहीं आया? तो वही कर दी, समझे ना? हाँ समझे हाँ, तो वही कह रहे, पढ़ो। तत्र तत्र समसनम समास, समासः मतलब संक्षिप्त होने को ही क्या कहते हैं? समास कहते समास हैं। कहते हैं, संक्षिप्त होना। देखो 1 नंबर टिप्पणी करके और स्पष्ट कर दिया होगा। लिखे है कुछ? हाँ, लिखा। क्या लिखे हैं? बहुनाम पदानाम मिलित्व तो मिलित्वा एक पद भवनम। भवनम, बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम, बहुत पदों का मिल करके एक पद हो जाना। तो संक्षेप में हो गया। हाँ, संक्षेप हो गया। हाँ, तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? समास समास कहते कहते हैं। हैं। मतलब बहुत सारे पद थे अलग अलग, जैसे राज्ञः, पुरुषः, ऐसे अलग अलग 2 पद थे ना। हाँ, हाँ। कहीं कहीं तो और होते हैं, अरे द्वंद्व समास आदि करते हैं, तो कहीं सारे नहीं होते। होते हैं। रामश्च, कृष्णश्च, कृष्णश्च, हरिश्च, हरिश्च। कितने सारे अलग अलग पद होते हैं, सब मिल करके एक पद हो जाता है। तो ये क्या हो गया? समास हो गया। हाँ। तो देखो संक्षेप हुआ कि नहीं हाँ, हुआ? हुआ जो संक्षेप। अनेक पद थे वो मिल करके जब एक पद बन बन गए, गए। हाँ। तो उसी को कहते हैं समास। हाँ। लगा? हाँ, लगा। समास मतलब संक्षिप्त संक्षिप्त। होना, यही ना अर्थ आएगा। हाँ, शाब्दिक यही अर्थ देखने जाएंगे तो क्या अर्थ कि आएगा? संक्षिप्त होना। यही अर्थ आएगा। और टिप्पणी में और स्पष्ट कर दिया। लगा? हाँ, लगा। बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम, है ना? इसी को हम लोग शुरुआत में ही लघु सिद्धांत की कह देते हैं, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदों का एक पद हो जाना, वही ना बात वही है। हाँ। कि बहुत पदों का, है ना? बहुत से ये तात्पर्य नहीं कि 3-4 हो तभी, अरे 2 भी हो गए तो भी उसका एक हो जाना, यही समास ही कहलाएगा। हाँ। तो इसलिए हम लोग अनेक कह देते हैं। एक से अधिक हो तो अनेक हो अनेक जाएगा हो ना। जाएगा, बहु हाँ। कहने से ये भ्रम होता है कि बहु मतलब कम से कम 2 से ज्यादा होगा, तभी ना कहेंगे। अरे बहु किसके लिए प्रयोग करते हैं? 3, 4, 5 इसके लिए ना प्रयोग करते हैं। तो ऐसा 3-4 में तात्पर्य नहीं है, एक से अधिक में तात्पर्य है। आया ना? तो अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कह दो, चाहे इनका भी अर्थ ध्यान में रखते हुए कर दो। बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम। पद भवनम। आया? हाँ। चलो, तो यही समास है। जानने में आया? हाँ, आया। समास किसको कहते हैं समझ में आ गया? हाँ। संक्षिप्त होना। तो क्या संक्षिप्त होना? तो अनेक अनेक पदों पदों का का एक एक पद पद हो हो जाना। जाना। संक्षेप हो गया ना? हाँ, संक्षेप हो गया। तो इसी को कहते हैं समास। चलो, अब आगे अब क्रम से पढ़ा जाए। हाँ। समास समझ में आ गया ना? गया। याद रखना दोनों के हाँ, दोनों, जी। है ना? मूल टिप्पणी। हाँ, चलो फिर। तत्रादौ केवलः समासः, तत्रादौ केवल समासः, कि उन समासों में सबसे पहला समास कौन समास है? तो केवल समास। आया कि नहीं आया? आया ना? जी। अब प्रश्न होगा भैया कि पहला समास तो केवल समास है, लेकिन समास है कितने प्रकार के? हाँ, जिज्ञासा होगी कि नहीं हाँ, होगी? होगी। कितने प्रकार कितने के प्रकार समास है? है जिसमें पहला केवल समास है? समास। तो वही आगे लिखता है। क्या लिख रहा है? समासः पंचधा। समासः पंचधा। समास कितने प्रकार के? 5 5 प्रकार प्रकार के के हैं। हैं। 5 प्रकार के समास है। अभी तक हम लोग सुनते मतलब कहते आए 4 प्रकार के समास है। कौन 4 प्रकार के? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, और द्वंद्व समास ये कहते यही, हैं। हाँ। लेकिन कह रहे हैं समासः पंचधा। पंचधा। समास 5 प्रकार का होता है। वरदराजाचार्य कह रहे हैं समास 5 प्रकार का होता है। लगा। उसमें सबसे पहला समास कौन है? केवल समास। केवल समास। हाँ। आया ना? आया। केवल समास। समासः। लगी पंक्ति। लगी। कि इन 5 में से पहला कौन है? केवल समास है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो तुम बोले वही है। जी। दूसरा कौन हो जाएगा? अब यही अब भाव यही समास हो जाएगा। और तीसरा तत्पुरुष हो जाएगा, चौथा बहुव्रीहि हो जाएगा, और 5वां द्वंद्व हो जाएगा। तो 5 प्रकार के समास आ गए। आए। 5 के नाम बोल पाओगे हाँ। क्रम से? बोलो। केवल समासः, अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुष समासः, बहुव्रीहि समासः और द्वंद्व द्वंद्व समास। समासः। ये 5 प्रकार के समास समास हैं। एक नया एक केवल समास जुड़ गया, ध्यान रखना। ठीक है ना? जी। चलो वही लिखे है, पंक्ति पढ़ो क्रम से। तत्रादौ केवल समासः। हाँ, है ना? आदौ मतलब शुरुआत में पहला, जी। है ना? तत्र मतलब 5 समासों के मध्य में जो पहला समास है वो केवल समास है। यही चलो, समास पंचधा ये भी आ गया। आ गया। तो तत्र समास, और प्रश्न होगा समास किसको कहते? बार बार समास कर रहे
तो उसके लिए भी लिख दिया तत्र समसनम समासः। ये जो समास है उसको किसको कहते हैं? समसनम। मतलब संक्षिप्त तो होना। होना आया ना। तो हाँ। किसका क्या संक्षिप्त होना? तो और स्पष्ट टिप्पणीकार ने कर दिया ना। कि क्या कर दिया? बहुनाम पदानाम मिलित्वा एक पद भवनम। बहुत सारे पद पदों हो, का। मतलब 2 3 4 जितने भी जितने पद है पद उनका मिल करके एक एक पद पद को होना। जाना, इसको कहते हैं समास। समास। तो वही कर दिए समसनम समास। समासः। लग गया। लगा। सच। सच। अब उसके लिए जो 5 अब ये भी आ गया समास किसको कहते हैं, हाँ, वो आ गया। समास कितने कितने प्रकार के प्रकार का होते हैं ये होते भी आ हैं। गया। सबसे पहले यदि क्रम से लिखना हो ना तो इस तरह से लिखते तो और अच्छा रहता। सबसे पहले बताते समास किसको कहते हैं। हाँ। तो क्या बोल देते उसमें? समसनम समासः ये कह देते। हाँ। फिर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समासः पंचधा। इस क्रम से लिखते तो हाँ, ठीक हाँ, रहता ना। हाँ। फिर कहते हैं कि तत्र आदौ केवल समासः। ये क्रम रखते तो बढ़िया होता। बढ़िया, हाँ। लेकिन चलिए जैसे भी लिखे हैं आचार्य लिखे हैं तो जी। उसको समझना है। तो समझ में आ गया हाँ, आया। कि उसमें पहला समास केवल केवल समास समास है। है। चलो अब उसके लिए क्या लिख रहे हैं? सच। सच। सच मतलब वो केवल समास है। वो जो केवल समास है किसको कहते हैं? अब एक एक समास को बताएंगे। हाँ, ठीक। पहले तो समास सामान्य की व्याख्या की, ठीक है ना। हाँ। अब एक एक समास को बताने जा रहे हैं। इसमें जो पहला केवल समास है वो किसको कहते हैं? तो पढ़ो। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः। आया। हाँ। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त। विनिर्मुक्त मतलब रहित। विशेष संज्ञा से रहित जो पहला समास है उसी को कहते हैं केवल केवल समास। समास। देखो नाम से ही समझ में नहीं आ रहा केवल समास। हाँ, आया ना। हाँ, ठीक। जैसे तो तुमको कहे ये केवल मनुष्य है, मतलब कोई मान लीजिए मनुष्य है जिसका कोई नाम नहीं रखा गया है ना। जैसे तुम्हारा तो एक विशेष संज्ञा रख दी गई हाँ, रख है दी स्वास्थ्य। मनुष्यों में तुम कौन हो? स्वास्थ्य। तो ये तुम्हारी विशेष संज्ञा रख दी गई हाँ, है। रख दी गई तो है। तुम विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त नहीं ना हुए। नहीं हुए। हाँ, है ना। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए कोई बच्चा है अभी पैदा ही हुआ है हाँ, हाँ। तो उसका कोई नाम नहीं ना रखा नहीं गया रखा होता गया। है तो वो विशेष संज्ञा से रहित है। रहित है। हाँ। तो उसको क्या कह दिया जाता है? ये केवल क्या है? मनुष्य है। ये केवल मनुष्य। अभी इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं हुई है। नहीं हुई है, हाँ, नहीं रखी गई है, तब वो केवल मनुष्य कहते। हाँ। वैसे ही इसमें है जी। कि जो ऐसा समास कि जिसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रखी नहीं है। देखो आगे जो आएंगे उसकी तो विशेष संज्ञा रखी है। हाँ, हाँ। उसकी समास दूसरे वाले समास की रख दी अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास, समास, हाँ। तीसरे की तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, फिर चौथे की बहुरी, बहुरी, पांचवे की द्वंद्व, सबकी विशेष संज्ञा रखी गई हाँ, ना। रखी गई। लेकिन ये पहला समास है उसकी विशेष संज्ञा कुछ नहीं है। हाँ। वो केवल केवल समास समास, हाँ, है ना। समझे। केवल खाली समास है, केवल समास है। केवल केवल समास। कोई नाम नहीं है। नहीं। बता रहे कि ये केवल समास मतलब इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है। नहीं है। वही लिख रहा है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त यानी कि रहित जो केवल समास है वो प्रथम है। प्रथम समास केवल समास किसको कहते हैं? जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है। विनिर्मुक्त यानी रहित है। विशेष संज्ञा से रहित रहित है। है। ऐसा जो प्रथम समास है वो उसी का नाम उसका नाम है है केवल समास। समझे? समझे। यही बात है। ठीक हुआ। हाँ। लगी पंक्ति। आया। सच से पढ़ो। सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथम। लग गया ना। सच मतलब कौन? वही केवल केवल समास जो समास। पहला हाँ। समास है उसी को कह रहे हैं कि सच केवल समास प्रथम कौन है? तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त। बता दी। चलिए आ गया ना। आ गया। चलो फिर अभी प्रायेण अब दूसरे के लिए बताने जा रहे हैं कि दूसरा कौन था? कौन बताए? अब यही भाव समास। तो उसके लिए लिख रहे पढ़ो ना। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। ये अव्ययी भाव जो समास है वो द्वितीय है। और किसको कहते हैं अव्ययी भाव समास? तो उसकी परिभाषा दे दी कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान। क्या कह दिया? कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान। पूर्व पदार्थ प्रधान। पूर्व पदार्थ है प्रधान जिसका। ऐसा जो समास है हाँ। उस समास को कहेंगे उसको अव्ययी भाव समास। आया ना। हाँ। पूर्व पदार्थ प्रधान होता है इसमें, है ना। जिसमें पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। प्रधान होता है। जैसे उपकृष्णम। कृष्णम। ये क्या है? अव्ययी भाव अव्ययी समास भाव है ना। समास है।
क्या इसका विग्रह करते उपकृष्णम का अभी आगे पढ़ेंगे जब अभी भाव तब आएगा, अभी ऊपर से समझ लो क्योंकि परिभाषा बता रहे हैं। जैसे कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम, कृष्ण के समीप जो है उसको क्या कहेंगे? उपकृष्ण, उपकृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपकृष्ण कहते हैं। उपकृष्ण। ये उपकृष्ण में बाबू अव्ययी भाव समास हुआ है ना। तो देख लो इसमें क्या है, दो पद है ना, एक तो उपकृष्ण में एक तो उप है और एक तो कृष्ण है। आया ना। पूर्व पद क्या है? पूर्व पद है उप और उत्तर पद क्या है? कृष्ण। तो पूर्व पद जो उप है उसका अर्थ प्रधान होगा। आया ना। क्या विग्रह किए थे? कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप। तो ये समीप अर्थ किसका? उप का न था। तो देखो वही ना प्रधान हो रहा है, कृष्ण प्रधान नहीं हो रहा है बाबू। कृष्ण के समीप जो है उसी को ना उपकृष्ण कहा जा रहा है। तो प्रधान कौन बन रहा है? उप पूर्व पद थोड़ी ना प्रधान होगा बाबू। पद तो जैसे कृष्ण है वैसे पूर्व पदार्थ प्रधान होगा। ध्यान रखो, पूर्व पदार्थ प्रधान मतलब पूर्व पद का अर्थ। पूर्व पद क्या है? पूर्व पद है उप, उसका जो अर्थ कौन है? समीप वो प्रधान होगा, जिसमें उस समास को कहेंगे अव्ययी भाव समास। आया पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है जिसमें, बहुरी समास कर लेना है ना। पूर्व पदार्थ प्रधान यस्य वा यस्मिन्, उस समास को कहेंगे, उस समास को अव्ययी भाव समास कहेंगे। समझे? क्या हिंदी में अर्थ आया कि पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है जिसमें उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम उपकृष्णम, वो विग्रह है। समाज तो यही ना है, उपकृष्णम ये समाज। तो इसमें कृष्ण पद का अर्थ कृष्ण, उप का अर्थ समीप। लेकिन प्रधान कौन हो रहा है? जब हम हिंदी में अर्थ बोलो उसका तो समझ में आएगा ना कि प्रधान कौन हो रहा है, क्या अर्थ निकल के आ रहा है। उपकृष्णम मतलब कृष्ण के समीप। तो देखो कौन अर्थ प्रधान हो रहा है? समीप अर्थ प्रधान हो रहा है। इसलिए ये पूर्व पद का अर्थ न प्रधान हुआ, पद का अर्थ प्रधान हो गया। तो ये सा ये जो समास है उपकृष्णम, ये कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। आया। चलिए यही तो कह दिया है, सरल है ये बात। जैसे देखो उधर देखो, जैसे कहो कि गंगायाः जलम, गंगा जलम करते हैं ना, कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। देखो यहाँ पर भी दो पद है गंगा जलम में, है ना। गंगा पूर्व पद है और उत्तर पद कौन है? जल है। तो यहाँ देखो पूर्व पद का अर्थ प्रधान है क्या? नहीं। हम कहेंगे गंगा जल को ले आओ, तो तुम किसको लेके आओगे? जल को लाओगे ना, कि गंगा पूरी उठा ले आओगे इधर? जल के ना लाओगे। तो पूर्व पद का अर्थ प्रधान हुआ क्या यहाँ? नहीं हुआ। यही भाव समास नहीं है। यहाँ तो उत्तर पद का अर्थ प्रधान हुआ। क्या हुआ? जल जो उत्तर पद जो जल है, उत्तर पद जल है, उसका जो अर्थ है पानी, वो प्रधान हुआ कि नहीं हुआ? तो उत्तर पदार्थ प्रधान वो तत्पुरुष होता, लेकिन वो पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं हुआ। पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं हुआ, वो अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं? कि जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता हो, उसको क्या कहेंगे? उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। वही लिखा है, पढ़ो ना पंक्ति। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। दूसरा है ना, 5 प्रकार के समास में दूसरा है ना। पहला तो केवल कर्म अव्ययी भाव समास, दूसरा है। चलो यही कर दिए। और एक शब्द जोड़ा है बाबू इन्होंने, प्रायेण। तृतीय नहीं है ये प्रायेण, अब यही है ना, बता चुके हैं। प्रायः, प्रायेण, ये दोनों क्या है? अव्यय है। प्रायेण मतलब अक्सर है ना। प्रायेण जोड़ने का मतलब कहीं कहीं अव्ययी भाव समास अभी पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। ऐसा होता है पूर्व पदार्थ प्रधान नहीं हुआ, लेकिन तब भी वो अव्ययी भाव समास होता है। ऐसा भी मिलता है, इसीलिए प्रायण शब्द जोड़ रहे हैं। यदि सब जगह ऐसा होता है तो प्रायण कहने की क्या जरूरत है ना। जैसे हम कहे यहाँ पर कि प्रायण विद्यालय में छात्र अच्छे है ना। इसका मतलब कि कोई मतलब
दुष्ट भी होंगे, ऐसा निकल के आता है ना। आता है, हाँ। प्रायः विद्यालय में लोग अच्छे हैं, मतलब अक्सर विद्यालय में प्रायः लोग अच्छे हैं, मतलब कोई कोई एक आध को छोड़ के हाँ। एक आध दो दुष्ट भी निकलेंगे अपवाद के रूप में। आया कि नहीं आया? हाँ, हाँ। तो वही वाली बात है कि प्रायण मतलब अक्सर पूर्व पदार्थ प्रधान जो होता है समास वो अव्ययी भाव समास होता है। कोई कोई ऐसा भी निकलेगा जी कि जो पूर्व पदार्थ उसमें प्रधान नहीं होता। आया ना? तो चलिए आएंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अभी सामान्य रूप से हमको चूंकि परिभाषा देखनी है तो वही देख लिए, ठीक है ना। प्रायण मतलब प्रायः अक्सर प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव समास होता है, और वो दूसरा है। चलिए फिर प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष तृतीय, ये आ गया है ना कि उत्तर पदार्थ प्रधान, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता हो जिसका, उस समास को क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। और वो कितने नंबर का यहाँ बताया जा रहा है? तीसरे नंबर का ना, तृतीय। आया ना? तो चलो, तो उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, इसमें क्या होता है? उत्तर पदार्थ प्रधान होता है तत्पुरुष। जैसे हम कहा जाए कि जैसे अभी दिया ना अभी उदाहरण, गंगायाः जलम, गंगा जलम, तो गंगा जलम आनय मान लीजिए हमने कहा, तो तुम किसको लेके आओगे? जल को लाएंगे। जल को लाएंगे। वो जल किसका? पूर्व पद का अर्थ है कि उत्तर पद का? उत्तर पद का अर्थ है। तो वही ना प्रधान। वही तो उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, जिसमें उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। वो तत्पुरुष के बहुत सारे भेद होंगे, वो होने दीजिए, आया कि नहीं? लेकिन ये तत्पुरुष समास है, ठीक हुआ। चले, जैसे दूसरा उदाहरण भी देख लो, खाली गंगा जलम ही नहीं आया। राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुष बनाते हैं ना, क्या कि राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः, क्या अर्थ हो जाता है हिंदी में? राजा का पुरुष, राज संबंधी पुरुष, ऐसा अर्थ हो जाता है। तो हम कहेंगे राजपुरुषम आनय, क्या कहेंगे? राजपुरुषम आनय, राजपुरुष को ले आओ। तो तुम किसको ले आओगे? राजा को पकड़ के ले आओगे? नहीं, पुरुष को लाएंगे। पुरुष को लाओगे ना। तो देखो कौन अर्थ प्रधान हो रहा है? उत्तर पद का जो अर्थ है वो प्रधान हो रहा है। उत्तर पद प्रधान मत कह देना बाबू, उत्तर पद क्या प्रधान होना है? अरे वो तो राजन पद जैसा है, वैसे उत्तर पद पुरुष पद है, उनमें क्या प्रधान अप्रधान की अर्थ देखना है, अर्थ में प्राधान्य देखना है। आया ना? तो उत्तर पदार्थ प्रधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उत्तर पद है पुरुष, उसका अर्थ जो है पुरुष, वही क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है, प्रधान हो रहा है। ऐसा तृतीय समास हो गया, तत्पुरुष समास। वही दिया है, पढ़ो। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः तृतीय। आया कि नहीं आया? इसमें भी प्रायण जोड़ा है, आया ना? इसमें भी प्रायण जोड़ रहा है कि भाई प्रायण अक्सर, मतलब कहीं कहीं नहीं भी होता होगा। आया कि नहीं आया? तो चलो, लेकिन ध्यान रखना, मोटे मोटे से ये 80-90% तक ये परिभाषाएं काम करेगी। 10-1% कहीं अपवाद मिलेगा तो वहां पर नहीं चल पाएगा ना। चलो, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। चलो आगे है ना, फिर आगे तत्पुरुष भेदः कर्मधारयः, ये लिख दिए कि ये तीसरा जो तत्पुरुष समास बताया ना, उसी का एक भेद है कर्मधारयः। कर्मधारय समास हम कह देते हैं ना, शब्द सुने होंगे तो कर्मधारय समास क्या है? तत्पुरुष का ही एक भेद है, अवान्तर भेद है। तो कर्मधारय भी वो तत्पुरुष ही कहलाएगा ना, वो कर्मधारय और उसका एक अवान्तर भेद, तो तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारयः। आया? फिर क्या लिख रहे हैं? फिर कर्मधारय भेदो, कर्मधारय सप्तमी कहाँ है? कर्मधारय भेदो द्विगु, कर्मधारय का भी भेद है द्विगु। आया कि नहीं आया? आया ना? अरे तत्पुरुष का भेद हो गया कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद हो गया द्विगु। द्विगु समास भी आएगा आगे, संख्या पूर्व द्विगु वगैरह सूत्र से होगा वो समास, तो द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु किसका भेद है? कर्मधारय का भेद है। कर्मधारय किसका भेद है? तत्पुरुष का भेद है। तो द्विगु समास के 3 चिन्ह हो गए ना। अरे वो द्विगु भी कह सकते, उसको कर्मधारय भी कह सकते और तत्पुरुष भी कह सकते हैं। अरे जब उसी का अवान्तर भेद है तो जैसे तुम मनुष्य, फिर मनुष्यों में तुम कौन हो? तो छात्र हो। छात्र में कौन हो? स्वास्तिक हो, तो तुमको स्वास्तिक भी कह सकते हैं, छात्र भी कह सकते हैं, मनुष्य भी कह सकते हैं। अरे उसी के ना अवान्तर भेद है, तो वही कह रहा है। क्रम से लगा ना? तो ध्यान रखना, तीसरा समास कौन हुआ तुम्हारा? तत्पुरुष समास। किसको कहते हैं तत्पुरुष समास? प्रायण उत्तर पद प्रधान। पद देखो, अभी तुम गड़बड़, अभी तो टोके है तुमको कि पद प्रधान नहीं होता है।
प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः तृतीयः। और तत्पुरुष का भेद क्या है? कर्मधारय। और कर्मधारय का भेद क्या है? विभु। तो चलो जाने रहो, ये सब कुछ है नहीं, सरल है ये। चलो फिर क्या आया? फिर आया प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्च चतुर्थः। चतुर्थ चौथा समास बहुव्रीहि समास आया, उसको बता रहे हैं कि बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं भाई। तो लिख दिए, क्या लिख दिए? प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान। अन्य पदार्थ प्रधान होता हो जिसमें अन्य पदार्थ ही प्रधान होता है ना। समास में मान लीजिए दो पद है, उनके अर्थ प्रधान नहीं हो रहे, न पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो रहा है, न उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो रहा है। अन्य ही पद का अर्थ, अन्य पदार्थ ही क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है, प्रधान हो रहा है। जैसे पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य। क्या कहा? पीतम अंबरम यस्य। सह पीताम्बरः। पीत मतलब पीला है ना, और अंबर मतलब वस्त्र। तो पीला वस्त्र है जिसका, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? पीताम्बरः कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो देखो पीत और अंबर दो शब्द है, दो पद है। पूर्व पद कौन है? पीत। और उत्तर पद कौन है? अंबर। अंबर। ये दोनों में से हम कहेंगे तुमको पीताम्बर को ले आओ, है ना, तो तुम किसको लाओगे? क्या अर्थ किए? पीतम अंबरम यस्य, पीला कपड़ा है जिसका, ऐसा जो पुरुष है ना, उसी को ना बता रहा है। तो हम कहेंगे तुमको पीताम्बरम आना है, तो तुम किसको लेके आओगे? पुरुष को लाएंगे, पुरुष को लाओगे ना। पीला कुछ भी लेके आओगे, या तो कपड़ा कोई भी लेकर के आओगे क्या? नहीं नहीं, पीले कपड़े वाला जो पुरुष है वो पुरुष को ना लाओगे। तो वो जो पुरुष था वो किसका पूर्व पद का अर्थ था कि उत्तर पद का अर्थ था? इनमें से किसी का नहीं था। अरे पूर्व पद है पीत, उसका अर्थ है तो पीला कलर को, और उत्तर पद है अंबर, वो किसको बता रहा है? वस्त्र को बता रहा है। तो किसी का ना अर्थ पुरुष नहीं ना था। तो अन्य पदार्थ ही प्रधान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। न पूर्व पद का अर्थ प्रधान हुआ, न उत्तर पद का अर्थ प्रधान हुआ। अभी तो क्या हुआ? अन्य पदार्थ प्रधान हुआ ना, हो गया। इसी को कहते हैं बहुव्रीहि समास, आया ना, जहाँ पर अन्य पदार्थ प्रधान होता है। लगा ना? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः। क्या समझे? कि जिसमें अन्य पदार्थ प्रधान होता है उस समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। लगा? नहीं लगा? लगा ना? इसमें भी प्रायण जोड़े हैं। कोई अपवाद इसमें भी मिलता होगा, है ना, कि भाई जहाँ पर मान लो अन्य पदार्थ न होके, चाहे पूर्व पदार्थ चाहे उत्तर पदार्थ, या तो दोनों क्या हो जाते होंगे? प्रधान हो जाते होंगे। कोई अपवाद कहीं कहीं मिलता होगा, लेकिन सामान्य रूप से कह रहे हैं कि अन्य पदार्थ प्रधान होता है जिसमें, उस समाज को क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। समास कहेंगे। लग गया? लगा। चलो फिर आया प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः। चार समास देख लिए ना? देख लिए। अब अंतिम आया पांचवा समास, द्वंद्व समास, है ना। किसको कहते हैं भैया? तो प्रायण उभय पदार्थ प्रधान। उभय पदार्थ प्रधान होता हो, उभय मतलब दोनों पद के अर्थ प्रधान होते हो जिसमें, आया कि नहीं? जैसे रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्णौ बनाते हैं, तो हम कहेंगे राम कृष्णौ गच्छतः, है ना, कि जा रहे हैं। तो कौन जा रहे हैं? राम और कृष्ण दोनों जा रहे हैं ना। ऐसा नहीं ना है कि खाली कृष्ण ही जा रहा है, कि खाली राम ही जा रहा है। दोनों जा रहे हैं। तो दोनों का अर्थ क्या हो रहा है? पूर्व पद का भी अर्थ प्रधान है और उत्तर पद का भी अर्थ प्रधान है। तो उभय पद का, उभय मतलब दोनों पद का अर्थ प्रधान हुआ ना। दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है जिसमें, उस समास को कहेंगे द्वंद्व समास कहेंगे। लगा? तो वही तो दिया, प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः। लगा ना? लगा। उभय पद का अर्थ, उभय, ये उभय कह दी है, ध्यान रखना। द्वंद्व तो हम तो 3-3, 4-4 पद का भी तो करते हैं। तो कितना कहने का तात्पर्य, सब पदों का अर्थ प्रधान होता है जिसमें। उभय कह दिए क्योंकि सामान्य रूप से 2-2 पदों का करते हैं, लेकिन हम लोग इतने सारा वो लघु कौमुदी पढ़े, उसमें आया ना कितने 5-5, 10-10 पदों का 20 द्वंद्व करते हैं ना। तो उभय पद में 2 ही पद में तात्पर्य नहीं है। क्या कहने का तात्पर्य है? जिसमें सभी पदों का अर्थ प्रधान हो, सब न पदों का अर्थ उसमें प्रधान रहता है। तो उस ऐसा जो समास है उसको कहेंगे द्वंद्व समास कहेंगे। मान लीजिए हमने कह दिया रामश्च कृष्णश्च
और भी कोई जोड़ दो, देवदत्तश्च, रामकृष्ण देवदत्ताः बनता है ना, वो गच्छन्ति जा रहा है, तो राम भी जा रहा है, देवदत्त भी जा रहा है, कृष्ण भी जा रहा है, सब में जा रहा है, सबका अर्थ प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब पदों का अर्थ प्रदान हो रहा है। तो ऐसे भी कह देते सर्व पदार्थ प्रधानो, ऐसे कह देते तो भी ठीक रहता, लेकिन चलिए कुछ काट पीट नहीं करना, जैसे लिखा वैसे ठीक है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचम, हाँ लग गया ना। इसमें भी प्रायण जोड़े हैं, तो इसमें भी कहीं मिलता होगा, ये ना। ये प्रायण जोड़ने का मतलब ही है कि कहीं कुछ है जहाँ पर ये चीज नहीं मिल रही है, आया ना। तो चलो कोई बात नहीं, तो ये परिभाषाएं पांचों समास के लिए बता दी, ध्यान में रहेगा। क्या इतना पूरा एक पैराग्राफ हो गया कि नहीं? हो गया। ये पंक्ति पढ़ लो लास्ट वाली। प्रायण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमः, हाँ आया ना। तो ये पूरे से क्या निकला? क्रम से यदि कहना हो तो सबसे पहले समास किसको कहते हैं जाने, क्रम से यदि निरूपण करना हो तो कौन है, किसको कहते हैं समास? क्या लिख दिए? समसनम समासः। क्या हो जाएगा हिंदी में अर्थ? संक्षिप्त होना, आया ना। तो संक्षिप्त होना, कोई कहे क्या संक्षिप्त होना, किसका संक्षिप्त होना, तो टिप्पणी करके स्पष्ट हो जाएगा ना कि बहुत पदों का मिल करके एक पद हो जाना, यही ना संक्षेप होना यहाँ लेना है। संक्षेप होना मतलब ये थोड़ी ना है कि सब मतलब पानी संक्षेप कर दिए, इसका कोई मतलब नहीं। हमको क्या बताना है कि अनेक पदों का मिल करके एक पद हो जाना, यही संक्षेप होना। तो इसी को कहते हैं समास, आया ना। चल ठीक हुआ, तो ये कर दिए। इसके बाद वो समास कितने प्रकार का है तो क्या बता दिए? समास पांच प्रकार का है। वो पांच समास का नाम क्रम से बोल दो बाबू। केवल समास, अव्ययी विभक्ति जोड़ोगे कि केवल ही बोलते रहोगे? केवल समासः, अव्ययी भाव समासः, अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुष समासः, बहुव्रीहि समासः और द्वंद्व समासः, ये पांच। उसमें आदौ प्रथमः समासः कौन है? पहला समास केवल समासः, तत्रादौ केवलः समासः, ये भी लग गया। वो किसको कहते हैं तो क्रम से। अब पांचों की परिभाषा आगे कि नहीं आगे? बैठ गया पूरा क्रम समझ में आ गया? क्या बताना चाह रहे? परिचय समास का आपको करा दिया। चलो फिर आगे चले। अब सूत्र आ रहा है, कौन सूत्र आया बाबू? समर्थः पदविधिः, समर्थः पदविधिः, यही सूत्र है। कितने पद है देखो बाबू? समर्थः इति प्रथम एक वचनांतम और पद विधि ही, ये भी कहाँ का हो जाएगा? एक वचनांतम। 2-1-1 का सूत्र है। 2-1-1 का दूसरे अध्याय के पहले पद का पहला सूत्र समर्थ पद विधि। तो 2 पद है, दोनों के दोनों प्रथम एक वचनांत है। चलो आ गया ना। चलिए पद विधि ही कह रहे हैं ना, सूत्र से थोड़ा अर्थ समझ लो। पद विधि ही कहा ना, पद विधि मतलब पदानाम विधि ही पद विधि। विधि बोलते हैं कार्य को, विधि मतलब कार्य। तो पदानाम विधि इति पद विधि, मतलब पद संबंधी जो विधि, यही ना। पद संबंधी जो विधि यानी कार्य है ना, वो उसके लिए कुछ कह रहे हैं। तो देखो ना, वृत्ति पढ़ो तो समझ में आएगा क्या कह रहे हैं। पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रितो बोध्यः। पद संबंधी जो विधि, पद संबंधी जो विधि होगी मतलब कार्य होगा, है ना। पद संबंधित जो कार्य होगा वो कार्य सह विधि समर्थाश्रितो बोध्य, समर्थ के आश्रित जानना चाहिए। किसके आश्रित? समर्थ के आश्रित जानना चाहिए। समर्थ पदों के आश्रित जानना चाहिए। समर्थ पद होगा ना, क्या होगा? समर्थ पद होगा, तभी वहां पर क्या होगा? पद संबंधी कोई विधि मतलब कार्य होगा। जैसे ये समास जो है ना, समास वो भी पद संबंधी ही है ना। पद संबंधी है ना। अरे पदों का ना समास होता है, राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः। तो पदों का पद संबंधी ही विधि है ना, पद संबंधी कार्य है ना। तो ये भी कहाँ होगा? जहाँ ये समर्थाश्रितो बोध्यः, ये पद संबंधी विधि जो भी होती है, वो समास हो चाहे कुछ भी हो, पद संबंधी विधि जो होती है वो कहाँ होती है? समर्थाश्रितो बोध्य, समर्थ पदों के आश्रित होती है। क्या होती है? समर्थ पदों के आश्रित होती है। तुम कहोगे समर्थ क्या होता है? तो जिसमें सामर्थ्य रहे,
हाँ। उसको ना समर्थ समर्थ कहेंगे कहेंगे, हाँ। ये समर्थ है, जी। मतलब क्या कि इसमें सामर्थ्य सामर्थ्य है। सामर्थ्य होना चाहिए ना। तो सामर्थ्य क्या है, पहले इसको जान ले तो बात जी, समझ में हाँ। आए। सामर्थ्य क्या होता है बाबू? पदों का सामर्थ्य क्या होगा, है कि नहीं है? जैसे पुरुषों का सामर्थ्य क्या होता है, तलवार लेके जो लड़ पाए तो कहते हैं ये तो सामर्थ्य है इसमें, हाँ, हाँ। बहुत है ना। पदों का सामर्थ्य क्या होगा? वो तो तलवार लेके नहीं लड़ने झगड़ने नहीं। चले जाएंगे। तो पदों में सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य क्या चीज़ है? अभी समय क्या हुआ देखो तो इसमें 36 हुआ। इसको रखो, इतना लगा करके आप समर्थ पद विधि से कलाई करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अच्छे से पहले इतना याद कर लो, ये लगा लो, तब ये समर्थ पद विधि से फिर करते हैं, ठीक हुआ। यहाँ तक का कर लो बाबू। पंक्ति है एक भी छूटे जी, नहीं, हाँ, और साथ साथ उच्चारण के साथ याद करो, है ना। हाँ। यहाँ तक का याद कर लेना। समर्थ पद विधि से हम लोग कल चलते हैं, ठीक है ना। शुरुआत से ही करेंगे ना, कुछ है नहीं, सरल ही है बात को। तो रखा जाए फिर अभी। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।